नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। सिटी टेल्स के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ अनिल हैं। अनिल जी हिंदी के सुपरिचित लेखक गद्यकार हैं और इस बातचीत में हम उनसे उनके लेखन, उनकी रचना प्रक्रिया और जिन शहरों में वो रहे हैं उन शहरों के बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उनके लेखन प्रक्रिया और रचना प्रक्रिया के बारे में से। अनिल जी, आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं? क्यों लिखना थोड़ा रहस्यमय मामला है, क्योंकि कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता। लोग हजार जवाब देते हैं, लेकिन कोई क्यों लिखता है इसका कोई ठीक ठीक जवाब मुझे लगता नहीं कि होता है। सबसे पहले तो मैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए लिखता हूँ। और जो बहुत बुनियादी चीज़ है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, जैसे किसी के द्वारा समझ लिया जाना और किसी को समझ लेना, दोनों बहुत बड़े सुख हैं, बहुत बड़े सुख हैं। मतलब जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता वो शायद इसी के भरोसे अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा काटते हैं। और इसीलिए शायद जिन लोगों के पास, जो गरीब लोग होते हैं, उनके पास बहुत कहानियाँ होती हैं, बहुत कहने के ढंग होते हैं। और जो संपन्न लोग हैं उनके पास हमेशा एक तरह की कहानियाँ होती हैं, बहुत बोरिंग होती हैं। तो ये जो समझे जाने का सुख, सुनाने का सुख, सुनने का सुख है, एक तरह से अभावग्रस्त जीवन की क्षतिपूर्ति जैसा है, कंपेंसेशन है। तो एक तो मैं इसलिए लिखता हूँ। दूसरा ये है कि ये दुनिया जिन रूपों में मेरे भीतर दर्ज हुई है उसको मैं बताना चाहता हूँ। वही बात है अगेन अगेन कि मेरा व्यू पॉइंट दुनिया का आपसे अलग कैसे है, इसको कहने की कोशिश करता हूँ। और किसके लिए लिखते हैं ये मुझे ठीक ठीक नहीं पता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसानों के लिए लिखता हूँ, मज़दूरों के लिए लिखता हूँ, मध्य वर्ग के लिए लिखता हूँ, छात्रों के लिए लिखता हूँ। ये सब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि लोग भी जो उनके सामने प्रश्न हैं, इंसाइट्स हैं, उलझी हुई दुनिया है, सुलझी हुई दुनिया है, उसके उत्तर तलाशते रहते हैं। उसकी उत्तर भी नहीं तलाशते, अपनी समझाइश के लिए उसकी व्याख्याएं तलाशते रहते हैं। और अगर किसी का लिखा उसके साथ रेजोनेट कर जाता है, एक अनुनाद जैसी स्थिति बनाता है, तो वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसको पढ़ने लगते हैं। ये रेजोनेंस क्या आपको फील हुआ बनते हुए अपने पाठकों में? खूब 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 मुझे ये रेजोनेंस खूब फील हुआ, ख़ासतौर से युवाओं में ये फील होता रहा है, क्योंकि हर समय का अपना एक डिस्टिंक्ट रेजोनेंस होता है। तो अगर वो सही नोट लेखक छू लेता है तो वो बच जाता है, नहीं छू पाता है तो वो सब कुछ सुंदर और अच्छा होते हुए भी वो अननोटिस, बेकार, व्यर्थ चला जाता है। तो शायद मैं इसी निनाद की अनुभूति के लिए लिखता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। और वो कहीं से भी आ सकती है, वो किसी एक खास तबके तक महदूद नहीं है कि उनके लिए लिखा जाएगा तो वहीं से क्या यही कारण है कि आप इतना कम लिखते हैं?
नहीं, ये कैसे कारण हो सकता है कि अगर आपको रेजोनेंस महसूस होता है तो उसको बार बार आप दोहराना चाहेंगे और ज़्यादा लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। कम लिखने का कारण ये है कि एक तो आप बहुत देर से। नहीं नहीं, देर से तो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन जब से लिखना शुरू किया उसके बाद से तो लिखना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझको एक तो चीज़ों को कंसीव करने में, फॉर्मुलेट करने में, अपने भीतर प्रोसेस करने में, नतीजे पे पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरह से कहा भी जा सकता है कि मैं थोड़ा धीमा हूँ, स्लो हूँ, मंदबुद्धि जैसा भी कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि लिखना बीच बीच में फेजेस आते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, लिखना चाहिए। कभी कभी लगता है कि लिखना व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। तो अगर व्यर्थ वाला फेज लंबा हो गया तो नहीं लिखा जाएगा। और इसके अलावा ये भी है कि मैं पहले सोचता था, अब तो सोचना मैंने कम कर दिया है वैसा, कि मुझे लगता था कि जैसे लिखने के लिए बहुत एकांत चाहिए, एक ऐसी परिस्थिति चाहिए जिसमें अपने किसी एक विचार को या कुछ विचारों को बिना किसी बाधा के बहुत दूर तक विकसित किया जा सके। और जब तक ऐसी स्थिति ना हो, नहीं लिखना चाहिए। लेकिन ये जो जीवन है, उठा पटक, जटिलता, मुश्किल से भरा हुआ, इसमें बहुत कॉन्टिन्यूम बन नहीं पाता है। उस तरह की परिस्थितियां कहाँ मिलेंगी, बहुत मुश्किल। और जब ऐसी परिस्थितियां बनती भी हैं तो उन्हीं परिस्थितियों को देखने और महसूस करने और उसका मजा लेने में ही समय बीत जाता है और लिखना नहीं हो पाता है। तो ये सब तमाम वजह हैं जिसकी वजह से लिखना नहीं हो पाता है, और लिखना हो भी पाता है जब लगता है कि महत्वपूर्ण है। और ये भी है कि और लिखोगे नहीं तो करोगे क्या। हाँ, ये बात है। तो लिखने लगते हैं। अगर लिखने के अलावा कोई और ऑप्शन हो तो क्या किया जा सकता है? आप करेंगे? ना, नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक ज़माने में लगता था कि अगर लिखने के बजाय मेरे पास खेलने का ऑप्शन हो, जैसे मेरे पास अगर तैरने का ऑप्शन हो कि मुझे स्विमिंग करने को मिल जाए या फुटबॉल खेलने को मिल जाए, तो मैं शायद ना लिखूं। या मुझे राजनीति करनी हो तो ना लिखूं। एक समय ऐसा लगता था और मैंने कोशिश भी की कि राजनीति ही करूं। लेकिन लिखने का जो अपना एक एकांतिक किस्म का मज़ा था, जैसे जैसे खेलने में, राजनीति में और दूसरी चीज़ों में आपकी निर्भरता दुनिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिखने में दुनिया पे निर्भरता बहुत कम है। आत्मिक रूप से आपकी निर्भरता है, ये सारे अनुभव आपने दुनिया से बटोरे हैं, जो कुछ लिखते हैं आप दुनिया के बारे में लिखते हैं, इस लिहाज से तो निर्भरता है। लेकिन लिखने के समय उस प्रक्रिया के बीच में दुनिया का कोई योगदान नहीं। आप बिल्कुल एकांत में सबसे कट के उसको लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब लिखने के अलावा कुछ हो सकता है। अच्छा, जिसको आप अपना व्यू पॉइंट कह रहे थे, या जिसको हिंदी में एक मुहावरे की तरह अनिलियन नज़र कहा जाता है, तो उस नज़र के डेवलप होने का प्रोसेस क्या है? क्या वो कई तरह के लोगों से, कई तरह की नौकरियों में, कई तरह के शहरों में रहने का परिणाम है? क्योंकि देखते तो सब लोग हैं, उस देखे को ख़ास तरीके से कहना जो है, उसको एक ख़ास टर्म दिया गया है, अनिलियन नज़र। वो क्या है? वो कुछ खास बात नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। इसको ऐसे समझा जाए कि मैं और मेरे एकाध दोस्त, एकाध कोई दोस्त एक काम करते थे कि जैसे आधी रात को सड़क पे खड़े हो गए बीच में, और जाड़े की रात है, कोहरा है,
इक्का दुक्का सवारियां आ रही हैं, दूर रेल की सीटी सुनाई दे रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, अचानक बीच में रिक्शे पे हिजड़े गुजर रहे हैं, सामने विधानसभा की इमारत है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले तो खुद से और फिर एक दूसरे से हम लोग पूछते थे कि कैसा लग रहा है, इसको कैसे कहा जाएगा, ये क्या है, कैसा महसूस हो रहा है। तो फिर मैं और वो एक दूसरे को कह के बताते थे कि मुझको तो ऐसा लग रहा है, वो कहता था मुझको तो ऐसा लग रहा है। फिर हम दोनों असंतुष्ट होते थे कि ना न तुम पकड़ पाए हो न मैं पकड़ पाया हूँ, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो ये वही है कि जो कुछ दिख रहा है और उसको भाषा में बदलने के बीच जो जैसा वो लग रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा में लाने की कोशिश, यही वो नज़र। मतलब हम अपने देखे की जो अनुभूति है उससे हम बहुत मुतमईन हैं, हम बहुत पक्के हैं कि वो कैसा लग रहा है, लेकिन वो भाषा में आ नहीं पा रहा। तो उसको जो लाने का संघर्ष है उसी प्रक्रिया में वो जितना इंटेंस होगा और जितना सहज होगा, इंटेंस का मतलब कठिन नहीं, इंटेंस का मतलब सहज भी है, और जितना उसमें फ्लो होगा, जितना वो एफर्टलेस होगा, उतना ही ज़्यादा वो आ पाता है। और जितना ज़्यादा आ पाता है वो उतना ही यथार्थ के भी करीब होता है, और लोगों को भी वो जो आप नज़र कर रहे हैं, कह रहे हैं या जो कह रहे हैं वैसा लगने लगता है। तो इससे है। दूसरा, मुझे एक चीज़ का अफसोस जैसा रहता है कि बचपन में जिन चीज़ों को जिस ताजगी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ और जिस भावबोध के साथ देखते थे, वो बड़े होने के साथ कैसे ख़त्म हो जाता है। जैसे बचपन में चांदनी, धूप, दिन के किसी समय की धूप, किसी पौधे का हरापन, किसी के पैर में हड्डी का ऐसे चटकना, किसी के हाँफना, किसी को बोलना, ट्रांस में ले जाने के लिए काफ़ी होता था। मतलब वो इतना इंटेंस फील होता था कि वो ट्रांस में ले जाता था कि हम उसके सहारे हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। तो मुझे ये चकित करता था कि वो कहाँ गया। तो एक तो ये है कि उसको हासिल करने की भी कोशिश, कि काश उसी तीव्रता के साथ चीज़ों को हम दोबारा महसूस कर सकें। अच्छा, क्या यही कारण है कि आपके लिखे में मतलब प्रकृति के विजुअल्स बहुत आते हैं? मतलब लोगों के मनोभाव तो आते ही हैं, लेकिन पता नहीं, लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा, कीड़ा जड़ी में भी, गौ सेवक में भी, आसपास का जो दृश्य है वो इतना ज़्यादा आता है। वो क्या यही है, मतलब बचपन वाले उसको रिक्रिएट करने की कोशिश, बचपन वाली सेंसिबिलिटी? कह सकते हैं, लेकिन अब तो थोड़ा एडवांस हो गया है मामला। अब तो ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मेरी कहानी का या कथ्य का की मुख्य धार है, मुख्य लपक है उसकी, उसको सपोर्ट करता हुआ, उसको उसके साथ एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाली नेचर आए। तो ऐसी नेचर कहीं क्रिएट नहीं करनी पड़ती, ऐसी नेचर हमेशा पृष्ठभूमि में मौजूद रहती। बस ये कि उसको गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर आपकी आंख उधर जाती है, और निश्चित तौर पे बचपन में जो मैंने प्रकृति देखी है और जितना वैविध्य देखा है, वो चूँकि बहुत विपुल था, बहुत विराट था। अब के बच्चे उस तरह की प्रकृति पा ही नहीं सकते। तो वो चली आती है हर जगह, कहीं कहीं 2 इंच की भी जगह से कोई एक घास का टुकड़ा है तो वो मुझे कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो कह सकते हैं कि बचपन से वो हासिल दृष्टि है, लेकिन उसको बाद में मैंने विकसित भी किया। अच्छा, शराब का लेखन में कितना महत्व है? भाई, लेखन से पहले फिर हमको शराब को समझना पड़ेगा।
कि पहले लेखक शराब पिएगा तो उस पे जो प्रभाव होगा वो तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले हमको शराब को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यहाँ शराब लेखन से महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उसको समझना पड़ेगा। तो आम तौर पे शराब करती क्या है, आदमी के पेट में चली जाए, भाई अल्कोहल है, तरह तरह का अल्कोहल है, मतलब कोन्याक का कंपोजिशन अलग है, टेकीला का अलग है, रम का अलग है, विस्की का अलग है, जिन का अलग है, देसी का महुआ का अलग है, हड़िया का अलग है। लेकिन ये जाके करती क्या है? पहला काम ये करती है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती। तो अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगता है, थोड़ा बीपी बढ़ जाता है और आत्मविश्वास आ जाता है। दूसरा काम ये करती है कि आप जिस मनस्थिति में होते हैं उसको एनहांस कर देती है। अगर आप ग्लूमी हैं, अवसादग्रस्त हैं, तो उसको और बढ़ा देगी। खुश हैं तो और एनहांस कर देगी। लेकिन फिर अगर 2 घंटे बाद फिर क्या करती है, ये अंततः दिमाग को ब्लर करती है, फॉग पैदा करती है वहाँ, और भावनाओं को उलझाती। तो मुझे तो लगता है कि शराब लिखने में बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग शराब पी के लिखने की कोशिश करते हैं या कविता बनाने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़। उनको ठीक से समझना चाहिए कि शराब मेरे अंदर जाके क्या करती है। और दुनिया के बहुत सारे लेखकों ने इस पे लिखा है, बोला है, और ज़्यादातर ने यही कहा है कि जिसको लिखना है उसको शराब से दूर रहना चाहिए, कम से कम उस समय दूर रहना चाहिए जिस समय वो लिख रहा हो। और मेरा भी यही मानना है कि अगर शराब आपको खुद को संपूर्णता में महसूस करने से रोकती, वो कहीं आपको डाइवर्ट करके और ले जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भूमिका है। इसका गुणगान बहुत सारे कवियों, शायरों, लेखकों ने किया है, इसको बहुत रोमांटिसाइज किया है। कल्पित जी ने तो किताब लिख दी पूरी। बेकार की बात है। कल्पित नॉन सीरियस आदमी है। कल्पित एक नहीं होता कि एक अटेंशन सीकिंग किड, कि मतलब जैसे अपना ध्यान खींचने के लिए वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। वो अपने को भी, वो कूद पड़ेगा कुर्सी से, अपने को चोट लगा लेगा, वो आपको दांत से काट लेगा, वो आपका कान नोचने लगेगा। तो कल्पित का हाल यही है, वरना शराब की कोई भूमिका लिखने में है नहीं। लिखने से इतर चीज़ों में, लेखकी स्फेयर में शराब की क्या महत्ता है? हाँ, लेख की स्फेयर में, लेख की क्या, हर तरह के स्फेयर में, हर तरह के स्फेयर में शराब के साथ ये बात तो है ही है कि जब आप शराब पीते हैं तो दुनिया के बाकी प्रपंच और झंझट थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाते हैं, और ज़्यादा जो बातचीत है वो कहीं एक जगह फोकस्ड और सरस हो जाती है, सहज हो जाती है, भावनाओं का अभिव्यक्त करना आसान हो जाता है। तो शराब पी के लेखक आपस में बहुत सुंदर बातचीत करते हैं। वो साले कभी लिख नहीं पाते, लेकिन बातचीत बहुत सुंदर करते हैं। और इसी तरह से सारे शराब खानों में आप चले जाएं, देसी से लेकर के और बहुत इलीट किस्म के बार तक, तो शराब पी के लोग खूब बात करते हैं। तो शराब की भूमिका लोगों को बातचीत और थोड़ी देर के लिए बहुत इंटेंस संबंधों की तरफ उन्मुख करने में, ये शराब की भूमिका है। और सामाजिक समझ भी बढ़ाती है क्या? आपसी समझ, मतलब वही बात कि दुनियावी समझ के बारे में कैसे बढ़ती है? दुनियावी समझ शायद इससे बढ़ती है सबसे अधिक पढ़ने, किन लोगों के साथ पी रहे हैं, किन लोगों के साथ पी रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, किन से जुल रहे हैं, इससे दुनियावी समझ बढ़ती है। तो आप देखेंगे सारे नशों के साथ यही है, भांग के साथ भी यही है। वो भी सामूहिकता की मांग करती है। भांग खा के भी, भांग पी के भी हंसने के लिए कोई चाहिए, गांजा पी के भी बहकने के लिए कोई चाहिए, चरस पी के भी उड़ने के लिए कोई चाहिए। तो निश्चित तौर पे से एक सामाजिक भूमिका तो है।
अच्छा, शराब को लेके जो एक नई तरह की नैतिकता है हम लोगों के बीच में, जो कि हमेशा से रही है, लेकिन अब वो उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा है कि लिखी स्फेयर में भी, कि शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए। और या उसको दूसरी तरह से कहें अगर इसी चीज़ को, कि जो कोमलता की अधिकता है, रॉनेस की कमी की डिमांड है हिंदी में, कविता में, कहानी में भी। इस ट्रेंड को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? दोनों दो अलग चीजें हैं। शराब को अगर हटा दें, मैं नैतिकता पे हाँ, ही वही आता कह हूँ। रहा हूँ कि शराब के प्रति एक जो, मैं तो देख रहा हूँ कि शराब समाज में ज़्यादा स्वीकार्य चीज़ हो गई है और उसकी उपयोगिता बढ़ी है। और मेरी को आप बात न माने तो चाहे भारत की सभी राज्य सरकारों का जो रेवेन्यू है उसको उठा के देख लें, जो साल दर साल शराब बिक्री का रेवेन्यू बढ़ता जाता है। और कई राज्यों में जहाँ कुछ नहीं है, वो शराब बिक्री ही एकमात्र सबसे बड़ा आय का जरिया है। जैसे उत्तर प्रदेश, शराब बिक्री ही सबसे बड़ा उद्योग है। वहाँ ना कोई उद्योग है, ना धंधा है, ना खेती है, कुछ नहीं है। शराब बिक्री से ही सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार पाती है। और ऐसे ही बहुत सारे राज्य। लेकिन वो बात दूसरी है, नैतिकता की अधिकता। नैतिकता और कोमलता वाली बात दूसरी है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी का जो कवि है और लेखक है, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं, फिर भी कहना है। क्यों कहना है? आइडेंटिटी क्राइसिस। बताना है कि हम विशिष्ट हैं, हम भी कुछ हैं। और अब क्या, कैसे बताया जाए? कहने के लिए कुछ है नहीं। अनुभव संसार बहुत छोटा, बहुत छोटा। घर, दफ्तर, स्कूल के बाहर की दुनिया का पता नहीं। किसी संघर्ष में पड़े नहीं, किसी झगड़े में पड़े नहीं, किसी लड़ाई में पड़े नहीं, किसी के रोग, शोक, दुख में पड़े नहीं। तो अब क्या है? अब भाषा का फिर खिलवाड़ है। अब भाषा को कभी आप कोमल बना लो, कभी मंद बना लो, कभी कठोर बना लो, कभी। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा जो भाषा की बाजीगरी है, ये बहुत दिन चली और ये अब चिढ़ पैदा करने लगी है। लोगों के भीतर घिन भी पैदा करने लगी है, एक ज़्यादा सचेत हिस्से के भीतर। तो इसका उत्स यहाँ है। इसका शराब से कोई लेना देना नहीं है। शराब से जो लोग, शराब तो अलग वो, हाँ, शराब से जो लोग बचने की कोशिश करते हैं, वो तो कई वजह हो सकती वो है। वो नैतिकतावादी लोग हैं। वो जैसे नैतिकतावादी लोग हैं कि वो जैसे जैसे वो अपने अहंकार के नशे में किसी की गर्दन उड़ा सकते हैं, लेकिन शराब के नशे को बुरा समझते हैं। वो उस तरह के लोग। तो ये दोनों के बीच में दूरी है, इस कोमलता और शराब के बीच में दूरी है। ये जा कहाँ रहा है नैतिकता की अधिकता जो है? कहाँ जा रहा है मतलब, जैसे अभिनय की अधिकता कहाँ जाएगी? प्रिटेंशियस बिहेवियर की अधिकता कहाँ जाएगी? नहीं, वही मतलब वो नॉर्मलाइज हो गया है, वो जो असली की तरह है वो। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है पढ़े लिखे लोगों का, जिस तक ये साहित्य वाहित्य पहुंचता है, मध्य वर्ग, उसका बिहेवियर पूरी तरह से प्रिटेंशियस, नकली बिहेवियर है, दिखाऊ व्यवहार। और उसकी नैतिकता का मानदंड इतना ऊंचा है कि वो खुद उसको 2 मिनट फॉलो नहीं कर सकता। 2 मिनट फॉलो नहीं कर सकता। वो बाहर जो बोलेगा उसको अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं कर सकता। जैसे इसका सबसे उदाहरण है औरतें। औरतें भी मध्य वर्ग का हिस्सा हैं, लेकिन पुरुष औरत के बारे में पब्लिक डोमेन में
जितनी नैतिक, जितनी पॉलिटिकल करेक्ट और जितनी काव्यात्मक बातचीत कर लेता है, निजी जिंदगी में जाके देखिए, वो उतना ही क्रूड और उतना ही भदेश और उतना ही फूहड़ और उतना ही औरत विरोधी भी होता है। तो ये जो द्वंद्व है, बहुत गहरा द्वंद्व है। ये बहुत बड़ी समस्या है। काश लोग जैसा महसूस करते हैं वैसा कहने की तरफ जाते तो शायद ये समस्याएं कम होती। और कवि भी तो वहीं से आते हैं, जो समाज ही वैसा है तो लेखक कैसे होंगे। तो इसीलिए कि तमाम कवि आते हैं, लेखक आते हैं, वहीं से आते हैं। और एक दिखावटी नैतिकता और एक बहुत क्रूर यथार्थ के बीच में उनकी जो टक्कर होती है, इनके बीच में जो चपेट में आते हैं, पिस के कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। मतलब शुरू शुरू में जब तक चेहरा थोड़ा कोमल होता है, यौवन होता है, यार दोस्तों का सर्किल होता है, तब तक तो वाह वाह हो जाती है। लेकिन जब उनको खुद दुनिया का सचमुच सामना करना पड़ता है, सिर्फ अपनी कविता के बूते, सिर्फ अपने गद्य के बूते, सिर्फ अपनी कला के बूते, सिर्फ अपनी मूर्ति शिल्प के बूते, तब समझ में आता है वो कहाँ जाते हैं। कहीं नहीं जाते, ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादातर क्लर्क की तरह पीठ झुकाए हुए नौकरी करते हुए या ये कहते हुए दिखते हैं कि हमारे बस का इस दुनिया को झेलना नहीं है, ये कहते हुए दिखते हैं। क्या मैं अपनी बात समझा नहीं पाया? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं फिर आपसे ये पूछना चाहता था कि फिर लिखें क्यों, लेकिन शायद आप आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात कहेंगे फिर। नहीं तो फिर ऐसे में क्यों लिखें? मतलब कोई भी क्यों लिखे, मैं क्यों लिखूं या आप क्यों लिखें? देखिए, क्या है कि लिखने से कोई उम्मीद पालना बहुत व्यर्थ बात है। तो हवा में तो नहीं लिखा जा रहा ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहुत गिरते हुए, हताश होते हुए, मरते हुए, हारते हुए, डिजेनरेट होते हुए, डिकम्पोज होते हुए भी जो आप महसूस कर रहे हैं उसको लिखिए। ये अनुभव दूसरों के काम आएगा, क्योंकि बाकी जो दुनिया है वो इन स्थितियों में इतना बेहवल रहती है, इतना परेशान रहती है कि महसूस ही नहीं कर पाती कि क्या हुआ। वो लगातार ओवरवेल्म्ड रहते हैं। मतलब ओवरवेल्म नहीं रहते हैं, वो इतने इतने वल्नरेबल होते हैं। लेखक ही एक ऐसी चीज़ है, जो सचमुच का लेखक है, जो ऑब्जेक्टिव रह पाता है। जैसे मार्केज ने लेखक के बारे में कहा है कि अगर किसी आदमी को 10वीं मंजिल से फेंक दिया जाए और वो रास्ते में चकित हो, रास्ते का मतलब ऊपर से नीचे गिरते हुए के पथ में वो चकित हो कि बीच में कोई साइन बोर्ड लिखा हुआ है और उसमें एक 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 शब्द की स्पेलिंग गलत है, ये ऑब्जेक्टिविटी। मरते समय भी अब ऑब्जेक्टिव तरीके से साइन बोर्ड देख रहे हैं कि वहाँ एक स्पेलिंग गलत है, ये खिड़की का शीशा टेढ़ा लगा हुआ है, ये अरे बिल्ली बैठी हुई है खिड़की में। ये विस्मय, ये ऑब्जेक्टिविटी, ये बच्चे जैसा कौतुक वाला भाव, अगर आप हैं तो आप लेखक हैं। तो इसीलिए लिखना चाहिए कि हर हाल में ऑब्जेक्टिव रहते हुए, सचेत रहते हुए हम इस दुनिया का हाल लिख सकें, अपना भी हाल लिख सकें। क्योंकि बाकी लोग उस समय सचेत नहीं रहते, उस समय उनकी आंख बंद हो जाती है। जैसे मृत्यु को सामने देख के क्या होगा, जैसे कोई साधारण आदमी यम नचिकेता संवाद की कल्पना कर सकता है? नचिकेता बच्चा है और उसकी मूल जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद होता क्या है। बाप ने उसको यम को दे दिया है। नचिकेता लेखक है, तो इसलिए नचिकेता को लिखना चाहिए ताकि वो
जीवन के उस पार का हाल बता सके, या जीवन में भी जो ऐसी स्थितियां हैं जहां लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं वहां का हाल बता सके, इसलिए लिखना चाहिए। लिखने से कोई उम्मीद थोड़े पालनी चाहिए कि हमको पुरस्कार मिलेगा और ऑटोग्राफ हम साइन करेंगे और हमको ढेर सारी प्रेमिकाएं मिलेंगी और बहुत सारी शराब पीने को मिलेगी। ये नहीं है, ये नहीं है। ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है जो कभी कभार मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, या ज़्यादातर नहीं मिलेगा। लेकिन उसका मूल वहां फंसा हुआ है कि जिन स्थितियों में बाकी लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, अपनी आंखें खुली रखते हुए आप उसका हाल बता सकते। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिविटी या रियलनेस एआई के थ्रेट के सामने, जबकि रियलिटी भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, तो क्या ये ऑब्जेक्टिविटी बचेगी, या जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, क्या वो बचेगी? मतलब आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब हम ही को लगेगा तब तो बताएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है कि आदमी के सोचने के कुछ निश्चित पैटर्न, उसकी प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है, और उसी प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करके वो कुछ क्रिएट कर देता है कि आदमी ऐसे सोचता है। अभी जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि न्यूरॉन्स के मूवमेंट का एक पैटर्न होता है, और अगर ये पैटर्न है तो एआई इसको पकड़ लेगा और इसको फीड कर दिया जाएगा एआई के भीतर, और ये इस पैटर्न के आधार पे चीज़ें प्रोड्यूस कर देगा और रचनात्मकता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक बात भुला दी जाती है कि आदमी बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ है, बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ है। कोई अचानक बिल्कुल अट्टहास करते हुए प्रसन्नता के बीच में अचानक आपको चाकू भोंक सकता है। कोई अचानक बहुत दुख के बीच में बहुत गर्व और दर्प से भर के खड़ा हो सकता है, गुस्से से भर के खड़ा हो सकता है। एआई ये काम नहीं कर सकता। एआई वही कर सकता है जो उसमें फीड किया गया, और वो भी उस समय तक का कर सकता है जिस समय तक का उसमें फीड किया गया है। समय लगातार बदल रहा है, आदमी बदल रहा है। ये जो बदलाव होंगे बीच के, यही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी अपना रास्ता पाएगी। एआई आपने एक बना दिया, एक जो लास्ट मॉडल आपने रोबोट बनाया, एआई बनाया, वो इतनी ये मॉडल है, इस समय, इस तारीख, इस दिन, इस साल का है। वो तो लगातार अपडेट भी हो सकता है, ये तो ओके, रोज अपडेट आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है मनुष्य की, इसका क्या करेगा एआई? तो क्या आप यही कह रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएटिविटी पे जाती है? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। और क्रिएटिविटी है क्या, इसको तरह तरह से लोगों ने कहने की कोशिश की है। जैसे मुझको अभी 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 तत्काल मेरे दिमाग में जे कृष्णमूर्ति की एक बात आ रही है। जे कृष्णमूर्ति जब इस सवाल को रखते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, तो वो कहते हैं कि मस्तिष्क जब कोई एक्टिविटी करना बंद कर दे, बिल्कुल नल, वायर्ड और इनर्ट हो जाए, उस समय वहां जो पैदा होता है, दैट इज क्रिएटिव। तो अब इसका कोई पैटर्न तो है नहीं, वो कब नल होगा, वायर्ड होगा, कब इनर्ट होगा, इसका कोई पैटर्न थोड़े। तब वहां एआई क्या करेगा? या
क्रिएटिविटी हमेशा नई चीज़ों से भागती नहीं है, उनको चुनौती के रूप में लेती है, हमेशा उनको चुनौती के रूप में लेती है। तो मुझे लगता है कि जैसे एआई क्या है, एक कॉपी कैट ही तो है, एक नकलची बंदर ही तो है। तो आप एक ऐसे आदमी की कल्पना कीजिए, क्रिएटिव आदमी की कल्पना कीजिए कि जिसकी कोई बंदर नकल उतार रहा है। जैसे उसने अभी दाढ़ी बनाई तो उसका शीशा लेके भाग गया और उसका रेजर लेके भाग गया और उसका साबुन भी लगा लिया और दाढ़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर वो सचमुच क्रिएटिव है तो कोई ऐसा रास्ता खोजेगा ना कि उसका शीशा लेके अगली बार वो ना भागने पाए। खोजेगा ना, थोड़े ही लोग होंगे लेकिन खोजेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी इसी चुनौती के बीच में विकसित होगी और इसके रास्ते मुझे बहुत दिखाई देते हैं, कम नहीं है बल्कि एक सबसे सीरियस चैलेंज है क्रिएटिविटी के सामने ये। तो इस सीरियस चैलेंज से निकल करके मुझे लगता है कि जो थोड़े से क्रिएटिव लोग हैं कुछ और बड़ा ले आएंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ी दिक्कत इसी के साथ साथ सारी दुनिया की के जो साधारण लोग हैं, जिसको हम पाठक, दर्शक, श्रोता कहते हैं, उनकी बुद्धि का कबाड़ा होता जा रहा है। वो पहले से ज़्यादा औसत, मूर्ख, आत्मकेंद्रित, लालची, अर्धमानव बदलते जा रहे हैं। अब ये जो नया चैलेंज स्वीकार करके क्रिएटिव लोग जो कन्वे करने की कोशिश करेंगे, क्या पता वो बहुत अमूर्त, दुरूह, जटिल और ना समझ में आने वाला लगे और उनको कहा जाए कि ये लगभग विक्षिप्त और पागल किस्म के लोग हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ये समस्या हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए मैं देखता हूँ कि उसके सामने नई चुनौती है और कुछ नया आ सकता है। यह था इस बातचीत का पहला हिस्सा। अगला हिस्सा, जो कि शहरों पर केंद्रित है, अगले रविवार को।